Hello friends, welcome to Wow IS. This is the fourth video for April Current Affairs 2023 and in this section we are going to cover economy. पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहूँगा। वाव IS ये इनिशिएटिव लेके आया है जिसमें वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विजन मंथली मैगजीन का क्रिस्प नोट्स फ्रॉम अप्रैल 2023 टू फरवरी 2024 एंड दिस इज एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली 599 रुपीज़ ओनली। यानी जो आपको 11-12 मंथ्स की मैगजीन मिलेगी वो सिर्फ 600 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपके पास जो मैगजीन होगी 50 पेजेस के अंदर रहेगी हर मंथली मैगजीन। उसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे उसके, जिसमें वो पूरी मैगजीन को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें एनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली इस QR कोड को यूज़ कर सकते हो। इसको स्कैन कीजिए, इसमें 599 रुपीज़ पे कीजिए और हमारी मेल ID पे स्नैपशॉट भेज दीजिए अपने पेमेंट लिंक का। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पे वो है इकोनॉमी में द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023। नाउ इट हैज़ बीन नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर गवर्नमेंट इसको लेके आई है। इससे पहले जो ट्रेड पॉलिसी थी वो थी 2015 टू 20 की, पर इस पॉलिसी को एक्सटेंड करना पड़ा था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड जियो पॉलिटिकल सिनेरियो विच वॉज वॉलेटाइल। Now we have bring this new initiative. हम अब अप्रैल 2023 से we have brought this new foreign trade policy. Now इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया has reached a record high export performance and India's merchandise and service exports ये लगभग $760 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। नेक्स्ट थिंग, इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है? इस पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना है, पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां पर हम अपने ट्रेड रिलेशंस को और अच्छा कर पाएं, और कैसे हम ग्लोबल इकोनॉमी में अपने आप को इंटीग्रेट करके इंडिया को बेनिफिट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर ब्रिंगिंग दिस न्यू पॉलिसी। दिस न्यू पॉलिसी हैज बेसिकली 4 पिलर्स, जिसमें पहली चीज जो रहेगी वो रहेगी टैक्स रेमिशन या टैक्स इंसेंटिव जो देना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये दूसरा पिलर जो रहेगा वो रहेगा ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन, यानी ट्रेड को फैसिलिटेट कैसे करना है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू, री इंजीनियरिंग के थ्रू। थर्ड वन इज कोलैबोरेट करके कैसे हम ट्रेड को एक्सपोर्ट्स को अपना इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स हो गया, स्टेट्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, वो कैसे कोलैबोरेट करें एक साथ जिससे कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके। एंड लास्टली जो न्यू एमर्जिंग एरियाज जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स है, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, streamlining SCOMET policy. So these are also, this is the fourth pillar of this foreign trade policy. Now इन 4 पिलर्स के अंदर हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आपका आता है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर हम ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करें तो ट्रेड फैसिलिटेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि इट इज सिंप्लीफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट प्रोसेसेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ यार्ड स्टिक। इससे हम मेजर करते हैं कि हमने कितना ट्रेड को सिंप्लीफाई किया, यानी हमने बिजनेस करना कितना आसान किया। उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ट्रेड इंडिया में कितने आसानी से हो सकता है। नाउ देयर इज अ नेशनल कमिटी फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना। जो WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है ये 2017 में आया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रेड टेपिज्म है, जो अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं ट्रेड के लिए, उनको हटाना और स्ट्रीमलाइन करना मूवमेंट ऑफ गुड्स को। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसने फैसिलिटेट किया है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को। इसमें एक स्कीम आती है निर्यात बंधु स्कीम, जो कि नए पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को मेंटर करता है, यानी उनको डेवलप करता है। सो इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग न्यू एक्सपोर्टर्स। नए एक्सपोर्टर्स को मेंटरिंग करना, उनको बताना कि आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो इसका किसका काम है? निर्यात बंधु स्कीम का। सेकेंड इज इशुएंस ऑफ EIC। EIC का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड। जो भी कोई इंपोर्टर है एक्सपोर्टर, उसको एक कोड दिया जाता है जिससे कि वो आइडेंटिफाई होगा। ये एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और ये मैंडेटरी होता है हर एक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एक्टिविटी के लिए। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिकली भी मिल सकता है, यानी आपको फिजिकल पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से क्या हुआ, इस कोड को लेना और आसान हो गया। द नेक्स्ट इज ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है? एक यूनिक नंबर है जिसे आप कह सकते हो यूनिक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, QR कोड फॉर वैलिडेशन। यानी ये वैलिडेट करता है किसी भी प्रोडक्ट को या गुड को कि वो गुड इंडिया से ही बना है या कहीं और से बना है। तो ये वैलिडेशन के लिए, गुड की वैलिडेशन के लिए है। नेक्स्ट आपका आता है
क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए वी हैव ऑनलाइन फैसिलिटी, कि आप ऑनलाइन जाकर अपने जो क्वालिटी कंट्रोल है, ट्रेड डिस्प्यूट्स है, उसको रिजॉल्व करवा सकते हो। अब अगर हम कस्टम्स की बात करें तो उस पर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, तो सबसे पहली बात तो है 24/7 कस्टम क्लियरेंसेज 20 सी पोर्ट्स एंड 17 एयरपोर्ट्स में, यानी आप पूरे दिन में साल के 365 दिन किसी भी टाइम पे जाके कस्टम क्लियरेंसेज ले सकते हो, यानी कोई टाइम बाउंड नहीं है इसमें। सेकेंड इज सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आ गई हैं कस्टम के अंदर। देन देयर इज अ स्कीम नोन एज ई संचित। ई संचित का क्या काम है? पेपरलेस क्लियरेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करना देश के अंदर, यानी अननेसेसरी का डॉक्यूमेंटेशन ना हो, सब कुछ डिजिटली किया जा सके। देन नेक्स्ट इज पैन इंडिया इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेसलेस ई असेसमेंट इन इंपोर्ट्स। तो एक तरह से फेसलेस ई असेसमेंट, ताकि करप्शन के जो चांसेस उसको कम किया जा सके। देन नेक्स्ट इज तुरंत कस्टम एंड तुरंत सुविधा केंद्र फॉर कॉन्टेक्टलेस कस्टम क्लियरेंस प्रोसेसेस। उसके बाद आपका आता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेंटर्स। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्टेटस होल्डर, क्यों रैशनलाइज करना, क्या स्टेटस है उसका। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये जो एक्सपोर्टर फर्म्स हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं, जिन्होंने एक्सेल किया है इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी जिनका काफ़ी बड़ा फुटप्रिंट है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, उनको ये सर्टिफिकेट देगा और उन्होंने किस तरह से देश की फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में हेल्प की है। द नेक्स्ट इज योर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट क्लियरेंसेज, एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। इसके अंदर क्या है, ये इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि इट रिकॉग्नाइजेज और गिव क्रेडिबिलिटी टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स व्हाइल एक्सप्लोरिंग और एक्सपेंडिंग देयर न्यू मार्केट्स। तो ये एक तरह से टीई स्कीम के अंदर उनको क्रेडिबिलिटी और रिकॉग्निशन मिलता है ताकि वो नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सके। द नेक्स्ट इज मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फॉर एसोसिएशंस और यूनिट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो आप इससे याद रखो कि मार्केट एक्सेस जो इनिशिएटिव है उसका काम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। टी स्कीम का क्या काम है, रिकॉग्निशन या क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करना। देन देयर आर कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स इन टीई, दे आर एंटाइटल्ड फॉर ऑथराइजेशन अंडर ईपीसीजी स्कीम which can help in increasing the competitiveness of the cluster and provide enabling environment. What are the objectives क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको डिसेंट्रलाइज करना एक्सपोर्ट प्रमोशन को, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, कुछ एरियाज, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज ही ना रहें। देन कैपेसिटी बिल्ड करना, नए एक्सपोर्टर्स की आइडेंटिफाई करना, न्यू मार्केट्स को, नए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, नई सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना जिसके अंदर काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो सकता है, और जो बॉटल नेक्स हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए उनको हटाना, अवेयरनेस बढ़ाना और कमिटमेंट बढ़ाना एक्सपोर्ट्स के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी गवर्नमेंट अब चाहती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखे, यानी देश के अंदर जो हमारी 700+ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वी हैव द पोटेंशियल टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव बाय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कि डिस्ट्रिक्ट्स को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, कि सिर्फ बॉम्बे या चेन्नई या कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही एक्सपोर्ट ना रहे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पोटेंशियल हो कि एक्सपोर्ट में जा सके, उनको एंगेज करना एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रेटेजाइज करना एक्सपोर्ट्स को, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए। तो उसके लिए दो चीज़ें बनाई गई, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे। जो स्टेट लेवल पे है वो है स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है वो प्लान प्रिपेयर करता है, मॉनिटर करता है उनको डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स को। उसका ये फोकस करना है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स को, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को, कनेक्टिविटी को फॉर एक्सपोर्ट्स एंड अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम। यानी होल सोल जो डीईपीसी है उसका क्या काम है, उसका काम है कि प्लान बनाना, फिर लॉजिस्टिक को कैसे डेवलप करना है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, कनेक्टिविटी बनाना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम डेवलप करना है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी मच क्लियर कि द गवर्नमेंट वांट्स कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है दे आर एक्सपोर्टिंग गुड्स, ताकि इंडिया एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर सके, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बन सके। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। ना इस स्कीम का मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है कि इट वांट जो कैपिटल गुड्स आते हैं, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या, मशीनरी हो गया आपका, कोई सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया, जो कैपिटल गुड्स है जो बार बार यूज होंगे, तो उसके इंपोर्ट को फैसिलिटेट करना ताकि हम मॉडर्नाइज कर सकें अपने
अपने सर्विस सेक्टर को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ताकि हम और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकें। नाउ इट विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी, यानी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है अगर आप कैपिटल गुड इंपोर्ट करते हो। कैपिटल गुड का मतलब क्या, मशीनरी वगैरह को आप अगर इंपोर्ट करते हो जो कि मशीनरी आगे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगी, उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इट कवर्स मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर सर्टिफाइड एज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स बाय DGFT. Now then next is export obligation. Imports under EPCG are subject to an average export obligation. और जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको इस रिक्वायरमेंट से हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट में क्या क्या आएगा, इसके अंदर जो पूरा एंटायर प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारी यूनिट्स को देखा जाएगा। अब उसमें आपके 4 इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम एंड लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ट्रेडिंग के लिए है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह पे उसको बेच दिया, तो यू एक्ट एज अ ट्रेडर। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं ये स्कीम उसके लिए है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, फॉरेन एक्सचेंज को, अर्निंग्स को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें अपनी कंट्री के अंदर, उसके साथ साथ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ना नेक्स्ट वन एक और टर्म आती है, बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि जो गुड्स हैं ये देश को नहीं छोड़ते, पर जो इनकी पेमेंट, मतलब देश को नहीं छोड़ने का मतलब ये कि बाहर नहीं जाते, कंट्री के अंदर ही बेचे जाएंगे, पर जो इनकी पेमेंट है या तो वो इंडियन रुपी में होगी या फ्री फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में होगी, तो उसे हम बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट इज और कौन से इनिशिएटिव्स हैं इस FTP के अंदर, तो पहला है क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। कमेटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स अब एक कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और ये रीजनल अथॉरिटीज की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी ऑफ DGFT। तो रिस्पॉन्सिबल रहेगी अगर कोई ऐसी इंक्वायरी आती है, कोई इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है जिसमें क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये काम करेगी। द नेक्स्ट इनिशिएटिव वी हैव इज प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोशन ऑफ ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। तो ये जो सारे एक्सपोर्ट्स हैं ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में आ जाएंगे, मतलब ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना है। DGFT जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा आउटरीच एक्टिविटीज और वर्कशॉप्स इन पार्टनरशिप विद कस्टम अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड नॉलेज पार्टनर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। देन ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स हब बनाए जाएंगे, ये एक डेजिग्नेटेड एरियाज रहेंगे जो एक्ट करेंगे एज सेंटर फॉर फेवरेबल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स एक्टिविटीज। देन एंटाइटलमेंट्स रहेंगी, दे विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। द नेक्स्ट वन विल बी प्रमोशन ऑफ ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट थ्रू पोस्टल रूट। पोस्टल रूट का मतलब क्या है, डाक घर निर्यात केंद्र, यानी जो आपके पोस्ट ऑफिस है उसको भी एक तरह से एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो थ्रू आउट कंट्री वी हैव पोस्ट ऑफिसेज, तो इनको एक हब एंड स्पोक मॉडल के फॉर्म में यूज किया जाएगा और फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो फैसिलिटेट करेंगे क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स। तो एक तरह से गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग टू यूज पोस्ट ऑफिसेज एज एक्सपोर्ट हब्स ऑल्सो, जो कि पार्सल वगैरह वहाँ से आप भेज सकते हो। तो एक तरह से जो पोस्ट ऑफिस है उसका एम्बिट गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश करेगी इस स्कीम के अंदर। देन ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम, इसमें क्या आएगा, एडवांस ऑथराइजेशन। इंपोर्ट्स अंडर AA आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर जो भी इंपोर्ट्स आएंगे उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशन प्रोडक्ट सेफ गार्ड ड्यूटी, वे जो भी चीज़ें हैं वो कोई भी ड्यूटी एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। देन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, जो वो कौन कौन सी चीज़ इसमें एग्जाम्प्ट होगी, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जाम्प्ट किया जाएगा उसके अंदर। देन स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इसका ऑब्जेक्टिव ये है जो रिफंड किया जा सके, जो कि करंटली नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज हैं जो कि एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगती हैं। तो जो भी हमारी नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज हैं उनको रिफंड करने के लिए स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, ताकि हम एक्सपोर्ट्स को और कॉम्पिटिटिव बना सकें। और बेसिकली इसको नोटिफाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, इसको एडमिनिस्टर करेगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये स्पेसिफिक स्कीम के बारे में है। देन एक नेक्स्ट चीज है स्कोमेट। स्कोमेट का मतलब ये होता है स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स
मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसकी ये मटेरियल्स की एक लिस्ट है आपके सामने, ये लिस्ट आप अपने आप से पढ़ सकते हो, नॉट अ डिफिकल्ट वन। और इसके जो जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी वो आपको याद रखनी है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर DGFT। बट आप न्यूक्लियर मटेरियल की अगर बात करोगे तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही करेगा, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, या आप कह सकते हो कॉमन सेंस में लगाने की जरूरत है। बाकी सारी चीज़ें आपकी DGFT के अंदर आएंगी। दूसरा म्यूनिशन मतलब आर्म्स वगैरह जो रहती हैं वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इसको ओवरलुक करेगा। तो बाकी जितने भी मटेरियल्स वो किसके अंदर आएंगे, DGFT के अंदर। तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन भी आता है इस तरह से प्रीलिम्स के अंदर, तो ट्राई टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट ना, कि भाई न्यूक्लियर मटेरियल है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही आना चाहिए। आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह जो चीज़ें हैं, जो आपकी गोला बारूद वगैरह है, वो सारी की सारी डिफेंस के अंदर आनी चाहिए, तो डिफेंस के अंदर आएंगी। और बाकी जो चीज़ें वो सारी नॉर्मल ट्रेड में हमारे आ जाएंगी। तो कुछ स्पेशल आइटम्स ही हैं जिसके लिए मिनिस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, बाकी आपका नॉर्मली DGFT के अंदर ही आता है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेगुलेशन ऑफ डुअल यूज आइटम्स। तो इंडिया के जो डुअल यूज आइटम्स हैं, जैसे न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम हो गए या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह हो गए, इन सबको अब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। और उसके बाद आता है स्कॉमेट लिस्ट। स्कॉमेट लिस्ट के बारे में हम लोग आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इंडिया की एक नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है और वो अलाइन कर दी गई है कंट्रोल लिस्ट के साथ और मर्सर कन्वेंशंस के साथ। और नाउ नेक्स्ट आपका आता है कि जो हमारी डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है उसके अंदर ये रेगुलेट की जाएगी, जो वेपन्स वगैरह हैं। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड न्यूज़ के ऊपर, जिसे हम कहेंगे डी-डॉलराइजेशन। जो ब्रिक्स नेशंस हैं, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब एक नई करेंसी बनाना चाह रहे हैं पेमेंट्स के लिए। तो एक ये हो गया कि डी-डॉलराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स करेंसी विल बी यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ये आपस में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए यूज़ होगी। अब डी-डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? देखो, जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं, मध्य वर्ल्ड के अंदर जो बेसिक करेंसी यूज़ होती है वो डॉलर यूज़ होती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो वी आर हैवीली डिपेंडेंट, द होल वर्ल्ड इज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द डॉलर। और जिसकी वजह से यूएस जो है वो कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज उसको इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि उसको बेनिफिट हो। तो डी-डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि जो कंट्रीज है वो रिड्यूस करना चाहते हैं रिलायंस ऑन यूएस डॉलर की जो यूज़ को कम करना चाहते हैं रिजर्व मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट। इसमें रशिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज हैं जो डी-डॉलराइजेशन को एम्फसाइज कर रही हैं। अगर किसी करेंसी को आपको ग्लोबल करेंसी मानना है तो उसके लिए 4 पैरामीटर्स हैं। पहली बात तो आपकी इकोनॉमी ओपन होनी चाहिए, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट, एक्सेप्टेबिलिटी और ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका नीड और रीजन फॉर डी-डॉलराइजेशन। इसकी नीड या रीजंस क्या है डी-डॉलराइजेशन के? तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। जो हमारा ट्रेड है उसको वेपनाइज कर दिया गया है। क्यों? कि जैसे रशिया और ईरान है, रशिया यूक्रेन वॉर में गया और ईरान का एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया था यूएस के साथ और यूएस ने उससे विड्रू कर लिया। इन दोनों के विड्रू करने के बाद जो एक स्विफ्ट सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, इन दोनों को उसमें बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से जो भी यूएस के अगेंस्ट जाता है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट जाता है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात नहीं मानता है, उसको वो कहीं ना कहीं कॉर्नर आउट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस सिस्टम। तो इसका एक बहुत, इसलिए ये एक डी-डॉलराइजेशन एक मोमेंटम भी गेन करता जा रहा है कि जो यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को या पूरी वर्ल्ड अदर नेशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है ड्यू टू देयर ओन करेंसी। नेक्स्ट इज, और भी बहुत सारी इकोनॉमीज जो एमर्ज कर रही हैं, जिसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, चाइना एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, जिसका वर्ल्ड लेवल पे जो फुटप्रिंट है, इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, वो काफ़ी बड़ा है। तो दे ऑल्सो वांट कि भाई हमारी जो करेंसी है उसके अंदर ट्रेड हो, बजाय सिर्फ डॉलर में ट्रेड होने की। देन डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डॉलर की जो स्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल बन जाती है। तो जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ताकि हम फुल्ली डिपेंडेंट ना रहे सिंगल एक करेंसी के ऊपर। लोकल करेंसीज को प्रमोट करने की जरूरत है। और मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट, यूएस के ऊपर अगर कुछ भी होता है तो पूरे वर्ल्ड में उसका असर पड़ता है। दूसरा, यूएस क्या मैनिपुलेट करता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को अपने बेनिफिट के लिए। व्हाई? बिकॉज इट्स करेंसी हैज बिकम अ ग्लोबल करेंसी। नाउ इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं डी-डॉलराइजेशन के लिए? तो पहली बात तो बायलैटरल एफर्ट्स है, जैसे रशिया ने और चाइना ने, इन दोनों ने अब कोशिश की है कि वो अपना एक अलग सिस्टम डेवलप करें।
तो एक तो हमारा स्विफ्ट सिस्टम है जो वर्ल्ड पे जो भी ट्रांजैक्शंस उनको मॉनिटर करता है, उसकी जगह रशिया एक सिस्टम लेके आया जिसे बोलेंगे रशियन एस सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, और चाइना का है CIPS क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। तो ये दो सिस्टम से जो स्विफ्ट को कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे। देन मल्टीलेटरल एफर्ट्स में अगर हम बात करें तो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, दे आर प्रमोटिंग इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड थ्रू लोकल करेंसी, तो लोकल करेंसीज को यूज करना चाह रहे हैं। देन यूरोपियन सेंट्रल बैंक टारगेट 2 सिस्टम 2007 में इनेबल करता है यूरोपियन कंट्रीज को टू कंडक्ट ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन यूरोज, और इंडिया भी इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगा रहा है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज नाउ टेकिंग दीज इनिशिएटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग्स इन रुपी, तो गवर्नमेंट ने क्या है, अभी जैसे मसाला बॉन्ड हो गए आपके, तो जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को इश्यू कर सकते हैं ओवरसीज मार्केट में, 2014 में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट इज ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज, RBI इशू करता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू अलाउ ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज थ्रू स्पेशल वोस्टो अकाउंट, यानी स्पेशल वोस्टो अकाउंट अब RBI ने बनाए हैं जिसके थ्रू यू कैन ट्रेड इन रुपीज। थर्ड वन इज करेंसी स्वैप्स। करेंसी स्वैप्स के अंदर क्या है, वी हैव एग्रीड दैट सिंस 2018 अदर नेशंस इंक्लूडेड UAE, सार्क मेंबर कंट्रीज एक्सेट्रा, वो करेंसी स्वैप इंडिया उनके साथ करेगा। द नेक्स्ट वन इज अदर मेजर्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज यूज रीजनल ट्रेड सेटलमेंट एट एशियन क्लियरिंग यूनियन। उसके अलावा इनेबलिंग कंडीशन टू लिंक डोमेस्टिक रुपी इंटरेस्ट रेट्स एंड करेंसी मार्केट विद ऑफशोर रुपी मार्केट्स and permitting primary dealers to act as market makers in forex market to improve market liquidity. So these are the initiatives that India is taking for internationalization of rupee और de-dollarization, यानी हम अपनी जो डिपेंडेंस है डॉलर को उसको कम करने के लिए। अब एक बहुत बड़ा इशू ये है कि क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से US डॉलर जो है उसकी इतनी डोमिनेंस है। तो लगभग 60% of the foreign exchange reserves of the central banks and about 70% of the global trade is conducted in USD only. Then there are absence of regulation restricting liquidity and asset availability, including capital controls. No other monetary system offers equivalent volume of investment grade government bonds as United States. Also, USD is believed to be a safe haven asset. People continue to view the currency as a relatively risk-free asset. Next is extensive installed base for dollar denominated transactions. So these are the reasons जिसकी वजह से डॉलर की डोमिनेंस वर्ल्ड में है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, पहला चैलेंज तो क्या कि कोई ऐसी अल्टरनेट करेंसी अवेलेबल नहीं है जो डॉलर को चैलेंज कर सके। 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज हैपनिंग इन US डॉलर ओनली, उसके जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी और कोई कंट्री नहीं है ना उतनी कोई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, एक्सेप्टेबिलिटी भी कोई कंट्री और करेंसी कोई प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट इज करेंसी ऑफ अदर क्रेडिबिलिटी ऑफ अदर करेंसीज, ऑब्वियसली ये उसी का पार्ट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का ही। थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी इमर्जिंग मार्केट्स और कंट्रीज के अंदर अगर हम एकदम से डी-डॉलराइजेशन के ऊपर जाते हैं तो इट शुड बी अ वेरी स्लो प्रोसेस, एक ग्रेजुअल प्रोसेस ये होना चाहिए। वो वॉलेटिलिटी ला सकता है करेंसी एक्सचेंज रेट्स के अंदर, और लोकल करेंसीज आर ऑल्सो प्रोन टू वाइडर फ्लक्चुएशंस एंड डेप्रिसिएशंस एज ओवरसीज इन्वेस्टर सेंटिमेंट विल नॉट बी एज सर्टेन। देन उसके बाद US और ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो भी एग्रेसिवली प्रमोट करता है USD का, तो सो इट इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस फॉर डी डॉलराइजेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज फियर ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट आपका आता है गिग इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि गिग इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंडिया में राइज कर रहा है, और रिसेंटली क्या है ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट्स जो स्ट्राइक पे चले गए ड्यू टू देयर पेमेंट स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्क रहता है। एंड गिग वर्कर्स आर दोज engaged in livelihood outside the traditional employer-employee arrangement. They can be broadly classified into two parts. एक होते हैं प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, एक होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स का मतलब ये है जो ऐप बेस्ड वाले से आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन प्लेटफॉर्म बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ ये अटैच है। नॉन प्लेटफॉर्म वाले कौन से होते हैं? जो कैजुअली बेस्ड होते हैं और खुद के ऑन अकाउंट वर्कर्स होते हैं कन्वेंशनल सेक्टर्स के अंदर।
वो पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क करता है। जो आपके कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो आ जाता है आपके नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के अंदर। जैसे मान लो किसी कंपनी के अंदर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स इंगेज हैं तो वो किस में आ जाएंगे, नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के अंदर। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो लगभग 77 लाख गिग वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर बाय 2020-21 में, और 56% ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रही है वो गिग वर्कर्स की फॉर्म में ही जनरेट हो रही है। एंड इट कैन सर्व अप टू 90 मिलियन जॉब्स इन नॉन फार्म सेक्टर्स इन इंडिया, यानी 90 मिलियन जॉब्स यानी 9 करोड़ जॉब्स ये नॉन फार्म सेक्टर के अंदर क्रिएट कर सकता है। और गिग वर्कर्स के अंदर आपके तीनों तरह की स्किल्स आती हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स भी आते हैं, लो स्किल्ड वर्कर्स भी आते हैं, मीडियम स्किल्ड वर्कर्स भी इसके अंदर आते हैं। ना रीज़न क्या है इंक्रीज़ का, सबसे पहले तो इंटरनेट इतना इंक्रीज़ हो गया इंटरनेट, जिसकी वजह से गिग इकॉनमी जो वो इतनी राइज पे है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से राइज पे है। उसके बाद इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी एक ही बंदा कई जगह पे ये काम कर सकता है। आपने देखा होगा ओला और उबर दोनों के अंदर ड्राइवर्स अपने आप को इंगेज रखते हैं। देन चेंजिंग वर्क अप्रोच, अब जो हमारी वर्क अप्रोच वो भी चेंज हो रही है। एंड राइजिंग डिमांड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। वाई? बिकॉज लेबर लॉज वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के साथ द हसल इज लेस हसल रहता है। अब मेजर चैलेंजेस विद गिग इकोनॉमी ये क्या है? सबसे पहले तो अनअवेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा, जो डेटा है जो ऑफिशियल डेटा है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है हमारे पास, तो हम गिग इकोनॉमी को ईजिली रेगुलेट नहीं कर सकते। फिर जो सर्विस कंडीशंस है वो बहुत पुअर हैं। टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बाउंड कर देते हैं एक वर्कर को, और जो वर्क प्लेस प्रोटेक्शन और एंटाइटलमेंट्स हैं वो भी उनको नहीं मिलता। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ही नाइव है, बहुत ही नया है, अभी प्रॉपरली ये रेगुलेट भी नहीं है गिग इकॉनमी। और जो दूसरे चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं कि स्किल अपग्रेडेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, इसलिए करियर प्रोग्रेशन जो है रुक जाता है, आगे आप नहीं बढ़ पाते हो। और स्पेशली ब्लू कॉलर जॉब के लिए, वाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर तो जो कंपनी है उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है उनको और आगे अब स्किल उनकी अपग्रेड करने का। एंड जो इनकम अर्न होती है गिग वर्कर्स की वो अनप्रेडिक्टेबल है, आज है कल नहीं है, और उनकी बार्गेनिंग जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है बिकॉज वो यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। अब बेनिफिट्स क्या हैं गिग इकॉनमी के? कंज्यूमर्स के लिए हम देखें तो पर्सनलाइज सर्विस मिलती हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, और प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स आर डिलीवर्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर एंड एनी टाइम। वर्कर्स के लिए हम देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है कि भाई जब उनका काम करने का मन नहीं तो छुट्टी ले सकते हैं। कंपनीज के लिए हम बात करें तो लो कॉस्ट है, डाइवर्स पूल ऑफ फ्लेक्सिबल वर्कर्स और लो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस कॉस्ट भी है। उसके बाद आते हैं हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गिग इकॉनमी इन इंडिया। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दो चीज़ें आती है, कहता है कोड ऑफ वेजेस 2019 और फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये बोलता है कि यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस एंड फ्लोर वेजेस अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कोई भी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर उस पर एक यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये कहता है कि जो गिग वर्कर्स उनको प्रोटेक्ट करना होगा बाय प्रोवाइडिंग देम विद सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो ये डिफाइन करता है गिग को, व्हाट इज गिग, प्लेटफॉर्म या ऑर्गेनाइज वर्कर कौन है, इनको क्या एंटाइटलमेंट्स हैं। देन उसके बाद एक सोशल सिक्योरिटी फंड भी इनके लिए क्रिएट किया गया है। देन देयर इज अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू सुपरवाइज एंड फॉर्मुलेट स्कीम्स फॉर वेल बीइंग ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव ई श्रम पोर्टल, जिसे हम बोलते हैं नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इसके अंदर आपका क्या आएंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कवर होते हैं, माइग्रेंट वर्कर कवर होते हैं, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स कवर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कवर होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स कवर होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स कवर होते हैं, और अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी इसमें कवर होते हैं। नाउ नीति आयोग ने हैज़ गिवन सम रिकमेंडेशंस, इट हैज सेड कि प्रॉपर एस्टिमेशन लेने की जरूरत है हमें गिग वर्कर्स के, और इसको हम ई श्रम पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। देन प्लेटफॉर्माइजेशन को हमें कैटलाइज करने की ज़रूरत है, यानी जो प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव है दीज हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, कि और प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर आने चाहिए, जिसे हम कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं, हैंड होल्डिंग हमें करनी होगी। देन फंड करो, फंड एंड सपोर्ट इंसेंटिव्स, स्किल डेवलपमेंट करो, सोशल फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। सो इन चीज़ों के थ्रू हमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Then accelerate financial inclusion, that is very important. Then skill development is very important. तो collaboration with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and National Skill Development Corporation, उनके साथ platforms collaborate कर सकते हैं।
दे कैन इनेबल द क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल स्किल्स सर्टिफिकेट्स, उनको स्किल्स सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं. देन इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पोर्टल सच एज नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. लास्टली एनहांसिंग सोशल इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कुड अडॉप्ट 5-pronged रेज्ड अप्रोच टू एंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ फुल एक्सेस टू social security for all gig and platform workers. So this completes your gig economy also. So for today the lecture ends by today by right now itself. कल हम लोग स्टैंड अप इंडिया से शुरू करेंगे, इकोनॉमी पोर्शन को फिनिश करेंगे. So thank you very much, and I am again repeating the message that to enroll in this course you can go to our Telegram channel. There you will find the link and you can enroll from there only. And the first month's magazine is free for all. Just you have to subscribe in it. आप सब्सक्राइब करिए उसके अंदर, आपके लिए वो मैगजीन फ्री रहेगी.